हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी। और अभी तक हम लोग इस कोर्स के अंदर 9 यूनिट्स कवर कर चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट को लेके ये हमारा 10th यूनिट है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विच कम्स अंडर द परव्यू ऑफ पार्ट फिफ्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के साथ। अभी तक अगर आपने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट के अंदर जा सकते हैं और वहाँ पर जो लेक्चर सीरीज़ है उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वाइस प्रेसिडेंट के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को अगर हमें इंट्रोड्यूस करना हो, उसके ऑफिस को इंट्रोड्यूस करना हो, तो वाइस प्रेसिडेंट इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इन इंडिया या एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन इंडिया। तो हायरार्की के अंदर प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट जो है वो हमें सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफिसर देखने को मिलते हैं, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी देखने को मिलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हायरार्की में। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसको कंटिन्यूटी इंश्योर करने के लिए बनाया गया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा ओवर आर्किंग पावर्स वाइस प्रेसिडेंट को नहीं देता है एज़ कम्पेयर टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस सिर्फ कंटिन्यूटी के लिए बनाया है कि अगर प्रेसिडेंट किसी कारण से अपने जो परफॉर्मेंस है वो नहीं दे पा रहे हैं, अपने एक्शंस को, अगर अपने काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट। तो वहाँ पर वो एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे। अगर हम लोग इंस्पिरेशन की बात करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है इट वाज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यूएसए के जो वाइस प्रेसिडेंट है वहाँ से इंस्पायर्ड होकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस शामिल किया गया है। लेकिन दोनों ही ऑफिसेस के अंदर कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जो हम लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इंडियन वाइस प्रेसिडेंट और यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों की अथॉरिटी कैसे एक दूसरे से अलग है। तो इस तरह से हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करेंगे तो पार्ट फिफ्थ जो है वो स्पेसिफिकली डील करता है अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स। यूनियन के जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ डील करता है, चाहे वो आपके प्रेसिडेंट हो गए, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो गए, चाहे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, चाहे वो सीएजी हो गए। तो ये सारे प्रोविजंस हमें पार्ट फिफ्थ के अंदर देखने को मिलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। और वाइस प्रेसिडेंट की अगर स्पेसिफिकली बात करेंगे तो आर्टिकल 73 से लेके आर्टिकल 71 तक हमें प्रोविजंस देखने को मिलते हैं वाइस प्रेसिडेंट को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ज़रा देख लेते हैं कि सब्जेक्ट मैटर क्या है अलग अलग आर्टिकल्स का जो वाइस प्रेसिडेंट के साथ डील करते हैं। तो फर्स्ट आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 63। उसका सब्जेक्ट मैटर है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है दैट देयर शुड बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में, ये इन्फॉर्मेशन हमें आर्टिकल 63 से देखने को मिलती है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास आर्टिकल 64 जो हमें वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस के बारे में बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या प्रेस्क्राइब किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो बेसिकली दो फंक्शंस हैं वाइस प्रेसिडेंट को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला फंक्शन है वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसको राज्यसभा भी बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसको राज्यसभा भी कहा जाता है, उसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में काम करेंगे वाइस प्रेसिडेंट। हालांकि वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पीटी के अंदर कि इनमें से कौन सी अथॉरिटी है जो पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है लेकिन फिर भी पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वो है वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन के रूप में काम करते हैं जब तक वो वाइस प्रेसिडेंट रहते हैं राज्यसभा के। दूसरा जो फंक्शन दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वाइस प्रेसिडेंट को वो है टू एक्ट एज द प्रेसिडेंट। तो जब प्रेसिडेंट छुट्टी पर होंगे, जब प्रेसिडेंट किसी वजह से अपने काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं या उनका जो ऑफिस है वो वैकेंट है, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी। जैसे अगर इम्पीचमेंट की वजह से कोई वैकेंसी क्रिएट होती है या रेसिग्नेशन की वजह से या डेथ की वजह से कोई वैकेंसी क्रिएट होती है प्रेसिडेंट के ऑफिस में। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 66 जो स्पेसिफिकली डील करता है इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इलेक्शंस को लेके, कंडीशंस क्या है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस वगैरह को लेके। ये सारे प्रोविजंस हमें आर्टिकल 66 के अंदर देखने को मिलते हैं।
आर्टिकल 67 की बात करेंगे तो इट स्पेसिफिकली डील्स विद द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है उसको लेके टर्म्स किस तरह के हैं, कितने साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट का टर्म होता है और वाइस प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जा सकता है, ये सारे प्रोविजंस आर्टिकल 67 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 68। आर्टिकल 68 की अगर बात करेंगे तो इसके अंदर प्रोविजंस दिए गए हैं रिगार्डिंग द टाइम टू फिल वैकेंसी। अगर वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई वैकेंसी क्रिएट होती है तो उस वैकेंसी को कितने समय तक फिल करना है, कितना टाइम पीरियड तक फिल करना है, ये सारे प्रोविजंस हमें आर्टिकल 68 के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 की अगर बात करेंगे तो इट स्पेसिफिकली डील्स विथ ओथ एंड अफर्मेशन। ओथ एंड अफर्मेशंस। तो वाइस प्रेसिडेंट का जो ओथ है वो हमें आर्टिकल 69 के अंदर देखने को मिलता है, किसके सामने उन्हें ये ओथ लेना है, ये सारे प्रोविजंस हमें आर्टिकल 69 के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 70। आर्टिकल 70 की अगर बात करेंगे तो ये डील करता है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन एंड अदर कंटिजेंसी। तो यहाँ पार्लियामेंट को पावर दी गई है। पार्लियामेंट चाहे तो कोई लॉ बना सकता है जहाँ पर कोई अलग व्यक्ति जो है वो प्रेसिडेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करेगा अगर कोई एक्सीजेंसी आती है, अगर कोई इमरजेंसी आती है। अभी तक पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ नहीं बनाया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 71। और आर्टिकल 71 डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू और कनेक्टेड टू इलेक्शंस ऑफ अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को लेके जो इलेक्शन कॉन्फ्लिक्ट है या जो वाइस प्रेसिडेंट को लेके कोई इलेक्शन अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट उन केसेस के साथ डील करेगा। ये प्रोविजंस हमें आर्टिकल 71 के अंदर देखने को मिलते हैं। इस तरह आर्टिकल 63 से लेके आर्टिकल 71 तक हमें प्रोविजंस देखने को मिलते हैं वाइस प्रेसिडेंट को लेके। अब हम एक एक करके ज़रा वाइस प्रेसिडेंट को लेके जो प्रोविजंस है उनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वी हैव फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस किस तरह के हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रोल है वाइस प्रेसिडेंट का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाइस प्रेसिडेंट को लेके। जनरली इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है कि वाइस प्रेसिडेंट का रोल क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो अगर रोल की बात करेंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दो स्पेसिफिक रोल प्रोवाइड किए हैं वाइस प्रेसिडेंट को। पहला रोल है टू एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। अगर मेंस एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो वहाँ पर आर्टिकल्स अगर आपको याद हैं तो काफ़ी हैंडी हो जाएगा वो, है ना। जैसे हम लोग हर बार डिस्कस करते हैं कि मेन एग्जाम के अंदर जो इस तरह की फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है वो एज अ स्पाइसेस मसाले की तरह काम करती है, एक टेस्ट एनहांसर का काम करती है। कि ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट है वो सारे लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़े से फैक्ट ऐड ऑन कर देते हैं मेंस एग्जाम के अंदर तो उससे आपकी कॉन्सेप्चुअल जो क्लैरिटी है वो और ज़्यादा दिखती है और कुछ और एडेड एडवांटेज आपको मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। तो थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा पीटी के लिए तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है ही। तो जो पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, पहला इंपॉर्टेंट रोल दिया है वाइस प्रेसिडेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो है टू एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रोल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वाइस प्रेसिडेंट को वो है टू एक्ट एज प्रेसिडेंट इन केस ऑफ एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अगर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट में कैजुअल वैकेंसी की वजह से या किसी कारण की वजह से कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है, डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, इम्पीचमेंट की वजह से, तो इस केस में द वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। तो ये दो फंक्शंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाइस प्रेसिडेंट को देता है इंडियन स्टेट को लेके। इसके अलावा एक और यहाँ पर नोट है जो आपको याद रखना है, वो ये है कि जब वाइस प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे तब वो राज्यसभा के जो चेयरमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति दो रोल में फिट नहीं हो सकता है एक ही समय पर, दो जो एग्जीक्यूटिव पोजीशंस हैं उनको नहीं संभाल सकता है। तो जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के रूप में काम करेंगे तो वो चेयरमैन के रूप में काम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं, उनको लेके क्या प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि हमने अभी स्पेसिफिकली डिस्कस किया कि आर्टिकल 66 जो है वो डील करता है इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट को लेके। और आर्टिकल 66 में बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट शेल बी इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है वाइस प्रेसिडेंट के भी प्रेसिडेंट की तरह। और यहाँ पर एक इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो बनाया जाता है जो पार्टिसिपेट करता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और उस कॉलेज के अंदर ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट। यानी कि चाहे वो इलेक्टेड मेंबर्स हों चाहे वो नॉमिनेटेड मेंबर्स हों, दोनों ही तरह के मेंबर्स जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में
पार्टिसिपेट करते हैं, याद रखना है आपको। अगर प्रेसिडेंट से हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपने देखा था कि वहाँ पर सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो प्रोविज़न है वो जॉइंट एक मीटिंग का रखा गया था कि जॉइंट मीटिंग होगी, उसमें इलेक्शन होगा, लेकिन बाद में इसको अमेंडमेंट के थ्रू चेंज किया गया कि अलग-अलग इलेक्शन प्रोसीजर होंगे और यहाँ पर दोनों हाउसेस के जो मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो प्रोविज़न है इलेक्शन को लेके, वो है कि अगर मैनर की बात करेंगे कि मैनर क्या होगा इलेक्शन का, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट दिया गया है। तो यहाँ पर जो एक कैंडिडेट होता है उसके पास नंबर ऑफ चॉइसेस होती हैं। जैसे अगर 4 लोग खड़े हो रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए, तो उस केस में उसको वो अपना प्रेफ़रेंस देगा कि फर्स्ट प्रेफ़रेंस कौन-सा है, सेकंड प्रेफ़रेंस कौन-सा है, थर्ड प्रेफ़रेंस कौन-सा है। अगर किसी कैंडिडेट का फर्स्ट प्रेफ़रेंस का मेंबर हार जाएगा पहली काउंटिंग में, तो उस केस में सेकंड प्रेफ़रेंस जो है पास ऑन हो जाएगा दूसरे मेंबर को। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है उसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये मैनर हमें देखने को मिलता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके। इसके अलावा दिस वेरी इलेक्शन शैल बी परफॉर्म्ड बाय द सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट के थ्रू इस इलेक्शन प्रोसीजर को किया जाता है। ओपन इलेक्शन नहीं है ये प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरह, यहाँ पर भी या प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की तरह यहाँ पर भी सीक्रेट बैलेट का यूज़ हमें देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब अगर हम लोग क्वालिफिकेशंस की बात करेंगे, क्वालिफिकेशंस फॉर द इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब करता है टू कंटेस्ट एज द टू कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। और वो कुछ कंडीशंस इस तरह हैं दैट द पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि जो पर्सन है ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है ही हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। तो प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरह यहाँ पर भी एटलीस्ट जो मेंबर है उसको 35 साल अपने पूरे करने पड़ेंगे, तभी वो कंटेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तीसरा जो कंडीशन दी गई है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वो है ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के कंटेस्ट जो इलेक्शन है उसको कंटेस्ट करने के लिए भी वो क्वालिफाइड होने चाहिए, तभी वो इस इलेक्शन को कंटेस्ट कर सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट की केस में बात करेंगे तो वहाँ हाउस ऑफ द पीपल दिया हुआ है दैट ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। यहाँ पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स दे रखा है। ये डिफरेंस हमें दोनों के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो चौथी कंडीशन है वो है दैट द पर्सन शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन एनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो गया, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो गया, लोकल अथॉरिटी हो गई। यानी कि जो व्यक्ति इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, कहीं से सैलरी वगैरह उसको नहीं मिलनी चाहिए गवर्नमेंट के किसी भी लेवल से। अगर ऐसा है तो इस केस में वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट जो सर्वेंट्स हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं या जो गवर्नर्स वगैरह हैं या जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं या प्रेसिडेंट हैं, उनको इस कंडीशन से अलग रखा गया है, उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर नहीं माना गया है। तो इस तरह से 4 कंडीशंस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके, क्वालिफिकेशंस को लेके। अगर हम लोग ही को लेके बात करेंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ज़्यादातर जगहों पर ही हमें देखने को मिलता है, तो कुछ लोग इसको लेके नाराज़ हो सकते हैं कि नहीं भाई आप ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। कई बार हमने देखा है अपनी क्लासेस के अंदर कि कुछ जो वीमेन स्टूडेंट्स हैं या फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो बोलती हैं कि सर आप व्हाई आर यू यूजिंग दिस टर्म ही ऑलवेज, आप शी क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही हमें ये टर्म देखने को मिलता है ही, और वहाँ पर स्पेसिफिकली प्रिस्क्राइब है कि ही का मतलब यहाँ शी भी है। तो वो चीज़ को लेके आपको आगे बढ़ना है। तो दीज आर सम ऑफ द क्वालिफिकेशंस फॉर द इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है कंडीशंस ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को लेके हमें कंडीशंस देखने को मिलती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें पहली कंडीशन है ही शैल नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो वाइस प्रेसिडेंट के पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होने चाहिए वो किसी भी लेवल में, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो गया, यूनियन गवर्नमेंट हो गया या लोकल अथॉरिटी हो गया, कोई सैलरी वगैरह उनको नहीं मिलनी चाहिए, है ना।
तो ये यहाँ पर है। और दूसरा यहाँ पर ये है कि वो वाइस प्रेसिडेंट अगर अपने ऑफिस को ज्वाइन करते हैं तो उस केस में एट दैट वेरी टाइम ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और एनी लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। स्टेट के अंदर कोई लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं होने चाहिए या पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होने चाहिए। अगर वो मेंबर हैं पहले से, इलेक्शन के टाइम पर अगर वो मेंबर हैं, अपना मेंबरशिप नहीं छोड़ते हैं, तो इलेक्शन कंटेस्ट होने के बाद अगर वो विनर डिक्लेयर होते हैं तो उस वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस ज्वाइन करने से पहले उन्हें अपना मेंबरशिप जो है रिनाउंस करना पड़ेगा, पार्लियामेंट का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 67 के अंदर हमें टर्म के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है वाइस प्रेसिडेंट के। ये जो प्रोविजंस हैं वो हमें बताते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है इट शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द एंड ऑफ 5 ईयर टर्म। वाइस प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो 5 साल का यहाँ पर होता है, और 5 साल का जो टर्म है वो वाइस प्रेसिडेंट अपना पूरा करते हैं। अगर वो रिज़ाइन करना चाहें बीच में तो रिज़ाइन कर सकते हैं बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन टू दी प्रेसिडेंट। तो ये प्रोविज़न हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट को हटाया भी जा सकता है अपने ऑफिस से। अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना हो तो उसको लेके कोई इम्पीचमेंट प्रोसीजर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसको लेके बस एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और ये जो रेजोल्यूशन है इट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट। जैसे प्रेसिडेंट के केस में आपने देखा था कि उनको हटाने को लेके जो रेजोल्यूशन है वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है दैट द रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट। और इस रेजोल्यूशन के इंट्रोडक्शन से पहले एक 14 डेज का नोटिस जो है वाइस प्रेसिडेंट को देना पड़ता है कि आपको हटाने के लिए रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह का जो रेजोल्यूशन है सिर्फ काउंसिल ऑफ स्टेट में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर मेंबर्स को लेके कोई कट ऑफ नहीं है कि इतने मेंबर्स का साइन होना चाहिए। ऐसा कोई कट ऑफ हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को नहीं मिलता है प्रेसिडेंट की तरह। जैसे प्रेसिडेंट में आपने देखा था कि एटलीस्ट 1/4 मेंबर ऑफ दैट वेरी हाउस मस्ट साइन दैट रेजोल्यूशन। यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो वाइस प्रेसिडेंट को लेकर रेजोल्यूशन काउंसिल ऑफ स्टेट में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। उसके ऊपर बहस होती है, उसके ऊपर डिस्कशन होता है, और वहाँ के जितने भी मेंबर उस समय मौजूद होंगे जिस समय वोटिंग हो रही है इस रेजोल्यूशन को लेके, उनकी मेजोरिटी मिलनी चाहिए इस रेजोल्यूशन को, तभी ये रेजोल्यूशन पास हो सकता है। सो द resolution should be passed in both the houses of the parliament with the majority of all the then members present and voting। तो उस समय जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं, उस समय जो मेंबर्स वोट कर रहे हैं, उनकी मेजोरिटी अगर मिल जाती है इस रेजोल्यूशन को, तो इस केस में इस रेजोल्यूशन को पास मान लिया जाएगा। उसके बाद ये रेजोल्यूशन दूसरे हाउस में जाएगा, वहाँ पर भी वोटिंग होगी, वहाँ पर भी जितने भी मेंबर्स वोटिंग के समय प्रेजेंट हैं अगर वो मेजोरिटी से वोट करते हैं इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, तो वाइस प्रेसिडेंट को का जो रिमूवल है वो एंश्योर हो जाएगा, उनको उनकी पोस्ट से रिमूव कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सिंपल प्रोसीजर देखने को मिलता है प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है रिगार्डिंग द टर्म ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट का टर्म 5 साल का है प्रेसिडेंट जैसा। अगर वो रिजाइन करना चाहें तो प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट को हटाया भी जा सकता है। इस तरह का जो रेजोल्यूशन है सिर्फ काउंसिल ऑफ स्टेट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, और अगर काउंसिल ऑफ स्टेट उसको उस समय जितने भी मेंबर्स हैं वो मेजोरिटी से अगर पास कर देते हैं तो उस केस में वो दूसरे हाउस में जाएगा, यानी कि लोकसभा में जाएगा। और लोकसभा में भी अगर ये उस समय जितने भी मेंबर्स हैं वो उसको अपनी मेजोरिटी से पास कर देते हैं, तो उसके बाद इस बिल को पास मान लिया जाएगा, इस रेजोल्यूशन को पास मान लिया जाएगा, और वाइस प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटा दिया जाएगा। ये प्रोविजन हमें इस आर्टिकल के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम टू फिल वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, और ये प्रोविजंस आर्टिकल 68 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के अंदर अगर कोई वैकेंसी है ऑफिस के अंदर तो उसको कितने समय तक भर जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो प्रोविजन यहाँ पर दिया गया है वो है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है उसको ख़त्म होने से पहले इलेक्शंस हो जाने चाहिए, और अगर किसी वजह से इलेक्शंस नहीं हो पाए हैं तो जो एग्जिस्टिंग वाइस प्रेसिडेंट है वो जब तक ऑफिस को संभालेंगे जब तक उनका जो सक्सेसर है उसका इलेक्शन नहीं हो जाता है। नेक्स्ट है कि अगर कैजुअल वैकेंसी है, कैजुअल वैकेंसी का मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट ने अपना टर्म पूरा नहीं किया है किसी वजह से, डेथ की वजह से
या इम्पीचमेंट या उनको हटा दिया गया रिमूवल की वजह से या रेजिग्नेशन की वजह से, तो उस केस में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं करता है। उसमें बस बताया गया है एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस तरह की कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए इलेक्शंस हो जाने चाहिए। वहीं प्रेसिडेंट के केस में बात करेंगे तो वहाँ पर एक टाइम लिमिट दे रखा है 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर कैजुअल वैकेंसी फिल हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी टाइम लिमिट नहीं दे रखा है, याद रखना है आपको। इसके अलावा जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर होंगे, अगर किसी कैजुअल वैकेंसी की वजह से इलेक्शंस होते हैं और किसी नए मेंबर को इलेक्ट किया जाता है, तो वो जो नए मेंबर हैं वो अपना पूरा टेन्योर यहाँ पर संभालेंगे, है ना। पूरा 5 साल का टेन्योर पूरा करेंगे, सिर्फ बचा हुआ टेन्योर यहाँ पर पूरा नहीं करेंगे। जैसे अभी जो है सीपी राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जो पिछले वाइस प्रेसिडेंट है उनके रेजिग्नेशन की वजह से वो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर इलेक्ट हुए हैं, तो वो अपना पूरा टेन्योर जो है 5 साल का उसको पूरा करेंगे, चाहे पिछले वाइस प्रेसिडेंट ने अपना टेन्योर बीच में छोड़ दिया हो। तो इस तरह के लेके प्रोविजंस हमें इस आर्टिकल के अंदर देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 68 के अंदर। नेक्स्ट है ओथ एंड अफर्मेशन, कि भाई वाइस प्रेसिडेंट के ओथ किस तरह का है, किसके सामने उनको ओथ लेनी पड़ती है, क्या कंडीशंस हैं ओथ को लेके। तो ये सारे जो कंडीशंस है, ये सारे प्रोविजंस हमें आर्टिकल 69 के अंदर देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 69 हमें प्रिस्क्राइब करता है अबाउट द ओथ एंड अफर्मेशंस। तो यहाँ पर बताया गया है द वाइस प्रेसिडेंट मेक्स दिस ओथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और अनदर पर्सन अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बिफोर एंटरिंग ऑफिस। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर अपनी ओथ प्रेसिडेंट के सामने लेते हैं। प्रेसिडेंट के केस में आपने देखा था कि वहाँ सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने उनको ओथ लेना पड़ता है। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट टेक हिज ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट या कोई और मेंबर जो प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, अगर उनकी अनअवेलेबिलिटी है तो। इसके अलावा उनकी ओथ की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो इस तरह है, आई डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड सोlemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the constitution, true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter। तो यहाँ पर जैसा प्रेसिडेंट के केस में आपने देखा था टू प्रिजर्व प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कोई प्रोविजन इनकी ओथ में देखने को नहीं मिलता है। वो सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर के केस में ही वो टर्म्स को ऐड किया गया है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर टू बियर ट्रू फेथ एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ओथ लेते हैं। ऐसे प्रोविजंस हमें आर्टिकल 69 के अंदर देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 70 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल 71 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर इलेक्शंस को लेके कोई मैटर होता है, इलेक्शंस को लेके अगर कोई केस वगैरह होता है, तो ऐसा केस को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट डील करेगा। दीज केसेस विल बी डील इन दी सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो प्रेसिडेंट को लेके कोई मैटर हो, इलेक्शन को लेके कोई मैटर हो, या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके मैटर हो। इस तरह के जो केसेस हैं दे विल बी डेल्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहाँ पर फाइनल होगा। इसके अलावा अगर किसी वजह से वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से हटा दिया जाता है, उनका इलेक्शन में अगर कुछ दिक्कत है और उनको हटा दिया जाता है बाय द सुप्रीम कोर्ट, कि ये इलेक्शन नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देता है सुप्रीम कोर्ट, तो इस केस में जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट ने एक्शंस लिए हैं उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, है ना। यानी कि जो एक्शंस उन्होंने लिए हैं वो बाकायदा जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रवेल करेंगे, जब तक कोई नया प्रेसिडेंट, नया वाइस प्रेसिडेंट उसको चेंज नहीं कर देता है। तो इस तरह के प्रोविजंस हमें आर्टिकल 71 के अंदर देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 71 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को लेके जो इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स हैं दे विल बी डेल्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम लोग डिफरेंसेस की बात करेंगे कि यूएसए और इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं, तो यूएसए का जो वाइस प्रेसिडेंट है उनके पास हमें ज़्यादा पावर्स देखने को मिलती हैं, वहीं इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके पास इतनी ज़्यादा पावर्स हमें देखने को नहीं मिलती हैं। वाइस प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो सिर्फ कंटिन्यूटी बनाने के लिए ही इंडिया में रखा गया है। तो इलेक्शंस की बात करेंगे तो इलेक्शंस में दोनों के बहुत डिफरेंट है। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो सेपरेट होता है प्रेसिडेंट से, है ना, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन है। वहीं अगर हम लोग यूएसए के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो इनका इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट के साथ ही हमें देखने को मिलता है, और एक तरह से डायरेक्ट इलेक्शन है, एक वहाँ का जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो इनको इलेक्ट करता है। तो इलेक्शंस में दोनों के डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। सक्सेशन टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट,
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि अगर किसी कैजुअल वैकेंसी के केस में प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो गया है, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ 6 मंथ्स तक एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। 6 महीने के अंदर इलेक्शंस हो जाने चाहिए। और जो नई इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं, वो बचा हुआ टेन्योर, जो पूरा टेन्योर है अपना 5 साल का, उसको पूरा करेंगे। वहीं यूएसए के अंदर ऐसा प्रोविजन हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर यूएसए के प्रेसिडेंट के ऑफिस में कोई वैकेंसी है, अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी वजह से रिज़ाइन करते हैं, या जो है अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है, या जो है उनको इम्पीच कर दिया जाता है, उनको हटा दिया जाता है, तो इस केस में वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जितना भी बचा हुआ टेन्योर है अभी के प्रेसिडेंट का, उसको पूरा करेंगे। तो ये दोनों के बीच में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर्स हैं। यानी कि अगर प्रेसिडेंट किसी वजह से उनका ऑफिस खाली हो जाता है प्रेसिडेंट का, तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट फॉर द रिमेनिंग टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास एडवाइजरी रोल। तो एडवाइजरी रोल के रूप में भी यूएसए का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। वाइस प्रेसिडेंट को वो एडवाइस कर सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट के साथ मिलके काम करते हैं, एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करते हैं। जबकि ऐसी कोई पावर्स हमें इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट के साथ देखने को नहीं मिलती है ना। तो इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके पास एडवाइजरी रोल नहीं है प्रेसिडेंट को लेके, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये प्रोविजंस हमें दोनों के बीच में डिफरेंसेस के रूप में देखने को मिलते हैं। रिमूवल की बात करेंगे तो वाइस प्रेसिडेंट जो है यूएसए के, उनको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल है। वहाँ पर इम्पीचमेंट प्रोसीजर दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जबकि ऐसा कोई इम्पीचमेंट प्रोसीजर हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं देखने को मिलता है। उस समय जितने भी मेंबर्स हैं वो वोट करके वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं उनकी पोस्ट से। तो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट को हटाना कंपैरेटिवली इजी है एज़ कम्पेयर टू यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट को हटाना। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी जो पोस्ट है, इट वाज इंस्पायर्ड बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। लेकिन दोनों के पावर्स में, दोनों की अथॉरिटी में हमें डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ये इस चीज़ के ऊपर भी आपको फोकस करना है, क्वेश्चन आ सकता है मेन एग्जाम के अंदर इस चीज़ को लेके। तो कंपैरिजन जो है वो उसको लेके क्वेश्चन आ सकता है मेन एग्जाम के अंदर, तो वो भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ अदर फैक्ट्स जो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के साथ जुड़े हुए हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के साथ जुड़े हुए अगर फैक्ट्स की बात करेंगे तो अभी तक सिर्फ 2 ही वाइस प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने अपने 2 टर्म पूरे किए हैं इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। जिसमें से पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो एस राधाकृष्णन ने अपने 2 टर्म पूरे किए हैं 1952 से लेकर 1962 तक। उसके बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है जिन्होंने अपने 2 टर्म पूरे किए हैं वो है मोहम्मद हामिद अंसारी। तो 2 वाइस प्रेसिडेंट ने अपने 2 टर्म पूरे किए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कृष्णकांत हैज़ बीन द ओनली वाइस प्रेसिडेंट डाई ड्यूरिंग हिज टेन्योर। तो कृष्णकांत जो हैं वो पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं और आखिरी वाइस प्रेसिडेंट हैं अब तक जो जिनके टेन्योर के समय उनकी डेथ हो गई है, उनके ऑफिस में उनकी डेथ हो गई है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। प्रेसिडेंट के केस में ऐसे 2 प्रेसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं जिनके उनके टेन्योर के टाइम पर डेथ हो गई थी, है ना? तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं दोनों में। अगर अभी के वाइस प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो अभी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं सीपी राधाकृष्णन इज़ द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 15वें वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हमें इंडिया के सीपी राधाकृष्णन देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सम फैक्ट्स रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट जो पीटी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करेंगे कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं किस तरह के हैं इस कंटेंट को डिस्कस करने के लिए या उसको एनग्रॉस करने के लिए, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और मेंस एग्जाम को लेके हम बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं अपने हर लेक्चर के बाद। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट को लेके मेन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा, डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। तो यहाँ पर ये रोल हमें देखने को मिलता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है उन एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उनके क्या रोल हैं। तो कुछ रोल्स तो आपको अभी पता चल गए हैं, कुछ जब हम पार्लियामेंट को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर और आप उनके रोल को अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडियन वाइस प्रेसिडेंट कंपेयरिंग देम विद द यूएस वाइस प्रेसिडेंट्स पावर, हाईलाइटिंग द सिमिलैरिटीज एंड कंट्रास्ट। तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज आपको बतानी है यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट और इंडियन वाइस प्रेसिडेंट के बीच में, उस कंटेंट को इस्तेमाल करके आप ये जो क्वेश्चन है इसको एड्रेस कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 250 वर्ड्स में। सो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वेरी लेक्चर।
थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, अगर आपके कुछ सजेशंस हैं, अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप डिस्कशन चाहते हैं, उसको लेके लेक्चर चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जो है उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं। हम आपकी जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो भी आपके फ्रेंड्स हैं हु आर इन दी प्रिपरेशन, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ इस वीडियो के लिंक को या इस चैनल के लिंक को वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। हमारा डेली करंट अफेयर सीरीज़ भी चल रहा है, वहाँ पर करंट अफेयर्स को हम क्विज़ की हेल्प से कवर करते हैं, तो और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे चैनल के अंदर। सो स्टे ट्यून विद द चैनल, स्टे ट्यून विद द लेक्चर वीडियोस, और अपना जो लर्निंग जर्नी है उसको और स्मूथ कीजिए और इफेक्टिव कीजिए हमारे साथ। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस वेरी लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।